टोटल ट्रांसपायरेशन। तो ये हमने एक डिफरेंस देखा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। यहां पे हमारी बुक में ट्रांसपायरेशन के अगेंस्ट एक अदर वर्ड लिखा, दैट इज एक्चुअली गुटेशन। गुटेशन में और ट्रांसपायरेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर जब रिलीज होगा तो उसे कहा जाएगा ट्रांसपायरेशन, लेकिन अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की सूरत में हो तो उसे नाम दिया जाएगा गुटेशन। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस डे टाइम में मैक्सिमम होता है, लेकिन गुटेशन का प्रोसेस नाइट टाइम में होता है। ट्रांसपायरेशन जो है वो क्यूटिकुलर, लेंटिसल और स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेकिन गुटेशन पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है हाइडाथोर्स। तो हमें गुटेशन और ट्रांसपायरेशन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है तो प्लांट्स के केस में उसे नाम दिया जाता है ट्रांसपायरेशन, लेकिन एनिमल्स के केस में उसे नाम दिया जाता है पर्सपायरेशन और स्वेटिंग। तो हमें ये भी कीवर्ड जो है वो डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन पर्टिकुलर टर्म है किसकी? प्लांट्स की, लेकिन पर्सपायरेशन सेम फिनोमिना है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन टर्म किसकी है? एनिमल्स की। तो ट्रांसपायरेशन, पर्सपायरेशन एंड गुटेशन, ये तीनों में भी हमें कीन डिफरेंस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट इसी से रिलेटेड है, दैट इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं? तो उसमें हमारी बुक में मेंशन किए गए लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, विंड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये 6 बेसिक एस्पेक्ट्स पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस तरह से इफेक्ट होती है। देखिए, कोई भी इफेक्ट हो, कोई भी फैक्टर हो, उसका काम या तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अगर कोई फैक्टर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर कोई कम कर रहा है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें दोनों वैल्यूज जो है उसके बारे में एमसीक्यू के रेफरेंस से पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर लाइट देखिए, तो लाइट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करती है, इसके साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन और इसके साथ साथ फोटो पीरियोडिज्म। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लाइट की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट, उसमें भी लाइट एक रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ यहां पे लाइट जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए भी इनडायरेक्ट रोल करती है, यानी कि जब लाइट आएगी उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए एक रोल प्ले करती है, जो कि आगे हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम देखें तो लाइट जो है जैसे ही पड़ती है प्लांट बॉडी पर, एरियल पार्ट पे, तो पोटाशियम इनफ्लक्स होता है। इस पोटाशियम इनफ्लक्स की वजह से गार्ड सेल्स पर्टिकुलरली टर्जिड होते हैं, और उस टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एंड दीस स्टोमेटा विल रिस्पॉन्सिबल, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जो लाइट है दो तरह से हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइट और डिम लाइट, इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता है अप टू अ सर्टेन लेवल। तो जैसे ही इंटेंसिटी एक खास हद से बढ़ जाए तो टेम्परेचर भी साथ इंक्रीज हो जाता है, जो कि फिर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। तो हमें विद रेफरेंस टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगी बट अप टू अ सर्टेन लेवल। तो यहां पे लाइट की वजह से हमने क्या कंक्लूड किया कि लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसे जैसे लाइट आती रहेगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता रहेगा। दूसरा फैक्टर देखें, टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम यूजुअली कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये बात इंपॉर्टेंट है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। कैसे? कहा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से इंक्रीज होना शुरू होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है?
that will be doubled by every 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज। यानी कि जैसे 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अगर उस वक्त भी क्लोज ना हो तो स्टोमेटा जो है क्लोज ना होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा और प्लांट विल्ट करके डाई करने की सिचुएशन आ सकती है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट येलो बॉक्स में डिस्कस किया गया कि जिस वक्त टेम्परेचर एक खास लिमिट से बढ़ता है तो उस वक्त स्टोमेटा के क्लोजर को कंट्रोल कौन करता है? दैट इज हार्मोनल बैलेंस। कौन सा हार्मोन? दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो कि एक्चुअली ग्रोथ इनहिबिटर है। ये हार्मोन जो है स्टोमेटा की क्लोजर का सबब बनता है और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन को या एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन को जो है वो प्रिवेंट करता है या रोकता है। तीसरा फैक्टर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डे टाइम में और नाइट टाइम में, दो पॉइंट जो है हम इसके देखेंगे कि डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है उसकी वजह से क्या होता है? एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एक्टिवली जो है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टोमेटा ओपन होते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड हार्ड द पोटेशियम आयन, यानी कि उसको रोकता है। जब रोकेगा तो गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन नहीं आ रहे। जब पोटेशियम आयन नहीं आ रहे तो एंड ऑस्मोसिस नहीं हो रही और अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करती है, इट मींस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रमोट करती है। नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है। चौथा जो फैक्टर है देखिए, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर। तो जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और प्लांट लीव के अंदर जो ह्यूमिडिटी है या वाटर वेपर्स है वो कम है तो अल्टीमेटली वाटर वेपर जो है ऑस्मोसिस के जरिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने हैं। तो जब एयर ड्राई होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा क्योंकि लीव के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और एनवायरनमेंट में कम है, तो वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगी। अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ह्यूमिड एयर की बात करेंगे तो उसमें उसके ऑपोजिट होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी डिक्रीज। तो अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरह से विंड हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं व्हेन द एयर इज इन मोशन, एयर इन फ्लो। तो जब एयर मोशन में होती है या फ्लो में होती है तो हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करती है। इसका मतलब विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और उसके ऑपोजिट क्या होगा? दैट इज स्टिल एयर। तो स्टिल एयर जब होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। वाई? इट मींस जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हो रहा है, जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो एयर स्टिल है, तो एक खास वक्त आने के बाद एयर सैचुरेटेड हो जाएगी और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस फिर नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर एयर इन मोशन है यानी कि विंड है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एयर अपना फ्लो में है, नई आने वाली एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लास्ट पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। अब अगर सॉइल में वाटर ज्यादा अवेलेबल है तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई। जितनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी इतनी ज्यादा अपटेक होगा टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट और उतनी ही ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे वाटर जो है सॉइल में कम होता जाएगा तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है कम हुई तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो गया। इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो हमने यहां पे कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए हर एक के लिहाज से कि कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कौन सा डायरेक्टली है। एक तो स्ट्रेट क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात हमें यह पूछा जा सकता है
कि ये विंड जो है ये किस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को जो है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, लाइट कौन सा मैकेनिज्म करती है, टेम्परेचर कितना जो है वो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितनी होगी। तो हमें उसके इंटरनल मैकेनिज्म को दो चीजों पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एक तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे, और दूसरे नंबर पे उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में हमने जो एक कीवर्ड यूज किया है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी किस वक्त, जिस वक्त जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा जब स्टोमेटा क्लोज होंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो किस तरह से होगा उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन होते हैं और नाइट टाइम पे क्लोज होते हैं। इसकी रीजन क्या है कि स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन क्यों होते हैं और नाइट टाइम पे क्यों होते हैं, और उनके लिए मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, उसके लिए एक्चुअली दो हाइपोथेसिस दी गई। सबसे पहली हाइपोथेसिस दी गई स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो कि एच वॉन मोहल ने एक्सप्लेन की, और दूसरी इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। अब जो स्टोमेटा है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये एक्चुअली गार्ड सेल से बनते हैं, जो कि एक मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व के तौर पर एक्ट करते हैं। अब जो गार्ड सेल्स हैं वो किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का सबब बनेंगे, तो उसमें अगर हम स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा देखें तो ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि पर्टिकुलरली डे टाइम पे हो रहा है। डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट आती है। अब लाइट जिस वक्त आई जो कि ट्रैप की प्लांट बॉडी ने, जिसमें लीफ ने, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। अब फोटोसिंथेसिस कहां पे, गार्ड सेल्स में। यहां पे पॉइंट याद रखिए कि गार्ड सेल्स और जो उसके नियर बाय एपिडर्मल सेल है उनमें डिफरेंस क्या होता है। गार्ड सेल्स फोटोसिंथेटिक होते हैं और एपिडर्मिस के सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। दूसरा डिफरेंस, गार्ड सेल्स का नियर बाय सेल्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन नहीं होता। यानी कि अगर हम देखें ये गार्ड सेल है एक, ये दूसरा गार्ड सेल है, और इनके साथ बाकी एपिडर्मिस के सेल जो है वो मौजूद हैं। अब तमाम एपिडर्मल सेल एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्टेड होते हैं, लेकिन गार्ड सेल जो है वो एपिडर्मिस के साथ कनेक्टेड नहीं होते। इसी वजह से इसमें होने वाली फोटोसिंथेसिस की वजह से जो अल्टीमेटली इसकी टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी का सबब बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हुई गार्ड सेल्स में, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हुई तो उसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा हो गया। तो यहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है, जो कि पर्टिकुलरली ग्लूकोज है, उसकी फॉर्मेशन बढ़ेगी, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एडजेसेंट एरिया है वहां से वाटर एंटर होना शुरू हो जाएगा, किसमें, गार्ड सेल में। इसका मतलब वाटर जब एंटर होगा तो एंड ऑस्मोसिस हुई, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और अल्टीमेटली गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए, और वो टर्जिडिटी की वजह से एक सेंट्रल ओपनिंग बन गई जो कि स्टोमेटा के तौर पर बिहेव करेगी। तो ये सीक्वेंस जो है इवेंट का, कि पहले सॉल्यूट एंटर होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा, फिर वाटर एंड ऑस्मोसिस होगी, जिस वजह से क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ही ये करते हैं कि दैट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जब सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा था तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया था, कम हो गया था। तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, इसका मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ वाटर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इस इवेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि डे टाइम की बजाय नाइट टाइम में हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे फोटोसिंथेसिस की बजाय नो फोटोसिंथेसिस। तीसरे नंबर पे जो शुगर प्रोड्यूस हुई थी उसको या तो गार्ड सेल्स में यूटिलाइज कर लिया जाएगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, या इसको
कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टार्च में, जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि सॉल्यूट पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि सॉल्यूट पोटेंशियल को कम कर देगी। तो इस वजह से स्टार्च बनने की वजह से, इनसॉल्युबिलिटी आने की वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, जिसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो वाटर जो सेल्स के अंदर मौजूद था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, दैट विल एक्सऑस्मोसिस, सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली यहां पे आके गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी फ्लैसिड। और इन गार्ड सेल्स के फ्लैसिड होने की वजह से जो उनके स्टोमेटा थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गया। तो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हुआ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस हाइपोथेसिस में ऐसा क्या लिमिटेशन थी जिस वजह से हमें अनदर हाइपोथेसिस की तरफ जाना पड़ा? तो इस हाइपोथेसिस में एक जो मेजर लिमिटेशन थी वो ये थी कि इतनी स्पीड अप, जितनी स्पीड के साथ स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं उतनी स्पीड से स्टार्च और शुगर की सिंथेसिस या कन्वर्जन नहीं होती। वो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो एक फास्ट प्रोसेस है, जिस वजह से एक अनदर एस्पेक्ट की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। तो पोटाशियम आयन के लिए हम जानते हैं दैट इज फ्रीली परमिएबल। तमाम आयन जो हैं वो सिलेक्टिवली या डिफरेंशिएटली परमिएबल होते हैं, बट पोटाशियम आयन इज फ्रीली परमिएबल टू सेल मेम्ब्रेन। तो इस आयन की जो मूवमेंट है उसके लिए भी उसी तरह से हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं। जब स्टोमेटा ने ओपन होना है उस वक्त इवेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले एक्टिव पोटाशियम ट्रांसपोर्ट इनटू द गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयन इनटेक क्यों हो रहा है, डे टाइम पे क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली डे टाइम पे जब लाइट पड़ती है और लाइट में जो ब्लू लाइट है वो प्रोमोट करती है पोटाशियम इनफ्लक्स को, तो जिस वजह से हम कहते हैं एक्टिव पोटाशियम ट्रांसपोर्ट इनटू द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल्स में एंटर हुआ तो इस वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही सेल के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है तो अल्टीमेटली वाटर भी सेल के अंदर मूव करेगा, एंड ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी और इस एंड ऑस्मोसिस की वजह से टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स हो जाएगी, जो कि अल्टीमेटली वही प्रोसेस है, लेकिन वहां पे स्टार्च और जो शुगर है जो कि ग्लूकोज है वो एक्चुअली बिहेव कर रहा था एज अ सॉल्यूट, यहां पे पोटाशियम एज अ सॉल्यूट बिहेव करेगा। दूसरे नंबर पे उसके ऑपोजिट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होगा कि यहां पे एक्टिव अपटेक हो रही थी, वहां पे अब पैसिव डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पैसिव डिफ्यूजन होगी तो सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो एक्सऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी और एक्सऑस्मोसिस की वजह से फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स ऑब्जर्व की जाएगी, जो कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का सबब बनेगा। तो ये पोटाशियम की बेस पर जब इनटेक ऑफ पोटाशियम, इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम की बेस पर जब बात करें तो ये एक रैपिड प्रोसेस है जिसमें वाटर की मूवमेंट और पोटाशियम आयन की मूवमेंट एक स्पीड अप प्रोसेस है। उसके मुकाबले में स्टार्च शुगर जो है उसकी फॉर्मेशन, सिंथेसिस और कन्वर्जन एक डिलेड प्रोसेस है। तो हम ये नहीं कहते कि ये 100% गलत है, बल्कि कहा यह जाता है कि दोनों हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूट करती हैं, ये दोनों मैकेनिज्म पॉसिबली कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो यहां पे जो पोटाशियम आयन जो कि इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? एक तो हमने कहा कि ब्लू लाइट का एक्सपोजर और दूसरे नंबर पे लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जा रहा है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होगी। जितनी कम होती जाएगी उतना पोटाशियम जो है उसका इनटेक बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये दो हाइपोथेसिस जिसमें हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया। यहां तक हम जो बात कर रहे थे दैट इज अबाउट ट्रांसपायरेशन। जो सेकंड पार्ट है हमारा इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, उसमें हम कहते हैं कि जो वाटर की मूवमेंट के साथ साथ
जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो उस ऑर्गेनिक सॉल्यूट की मूवमेंट को या ट्रांसपोर्ट को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली ऑर्गेनिक सॉल्यूट सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट हम कह रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी कि सोर्स में प्रोड्यूस हुई है और फिर उसको ट्रांसलोकेट करना है किस तरफ, टुवर्ड्स द सिंक और फ्रूट जो कि अपने उस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को स्टोर करेगा फॉर द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन और डिफरेंट वेज, जिसको हम ह्यूमन जो है या एनिमल्स भी एज अ सोर्स ऑफ फूड फिर इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रांसलोकेशन कहां से कहां तक हो रही है, दैट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एसेंट ऑफ सैप को जब इसके साथ हम रिलेट करते हैं तो उसमें हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप का मतलब है कि अपवर्ड मूवमेंट होना, यानी कि जिस वक्त वाटर की मूवमेंट जाइलम में होनी है तो वो रूट से किस तरफ जानी है, टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ऑलवेज अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात करते हैं तो इस वक्त हम कहते हैं ये अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं बल्कि सोर्स टू सिंक, ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। इसमें हम सोर्स कंसीडर करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को और जो सिंक है वो स्टोरेज ऑर्गन, वो रूट्स हो सकती हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं या डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट को यानी कि सुक्रोज को स्टोर करेंगे। यहां पे जो इस ऑर्गेनिक सॉल्यूट की मूवमेंट है उसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई दैट इज एक्चुअली प्रेशर फ्लो थ्योरी जो कि अर्नस्ट मंच ने एक्सप्लेन की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा कि दैट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ सॉल्यूशन in the sieve elements is driven by an osmotically generated pressure between source and sink। तो osmotically generated pressure है जो कि सोर्स से सिंक की तरफ मूव करा रहा है किसे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को। इसमें हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन या सोर्स है वो क्या है, दैट इज द लीफ। तो ये सोर्स के तौर पर काम करेगा जिसमें सुक्रोज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सुक्रोज क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, और इसको यहां पे सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स नियर बाय कंपेनियन सेल। अब फ्लोएम के केस में हम कहते हैं दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीव एलिमेंट्स और उसके साथ एडजेसेंट सेल्स होते हैं जो कि कंपेनियन सेल कहलाते हैं। कंपेनियन सेल एक्चुअली कंपनी जो कि एडजेसेंट ऐसे सेल्स होंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से इनको नाम दिया जाता है कंपेनियन सेल्स। इसके साथ साथ एक और इवेंट होता है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हमने ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर कहा। ये किस वजह से जनरेट हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। और यहां पे एक पूरा फ्लो चार्ट देखने से पहले हम एक की पॉइंट देख लें कि सुक्रोज जो है कंपेनियन सेल में जब एंटर होगा तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा, और जब कंपेनियन सेल से फ्रूट की तरफ आता है, फ्रूट सेल्स की तरफ आता है, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। यहां पे जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट की मूवमेंट होनी है उसमें दो चीजें जो है उस सॉल्यूशन में दो चीजें मूव करेंगी, एक तो वाटर मूव करेगा और दूसरे नंबर पे जो मूवमेंट होगी दैट इज अबाउट द सॉल्यूट। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा ऑस्मोसिस के जरिए होगी और सॉल्यूट की मूवमेंट जो है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होगी। तो इस पॉइंट को हमें समझना जरूरी है। होता क्या है एक्चुअली, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता कहां पे है, लीफ में। अब लीफ से पहले उसे जाना है किस तरफ, टुवर्ड्स द फ्लोएम। फ्लोएम से उसको मूव करना है टुवर्ड्स द एरिया ऑफ सिंक और फिर फ्लोएम से उसको मूव करना है टुवर्ड्स द सिंक। तो इस मूवमेंट के दौरान
सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स हैं या सीव ट्यूब्स हैं वहां तक फूड या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। तो उसकी ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई जिसमें मीजोफिल सेल क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। इसमें सिंथेसिस होगी और प्लाज्मोडस्मेटा, ये जो स्ट्रक्चर शो किए गए दीज आर एक्चुअली प्लाज्मोडस्मेटा, इनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी और फिर बंडल शीथ सेल के जरिए फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड सीव एलिमेंट। तो एक्चुअली ये हमें डायरेक्शन सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मेसोफिल सेल के बाद बंडल शीथ सेल आएंगे, इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन कंपेनियन सेल एंड सीव एलिमेंट्स। तो सीव एलिमेंट्स के अंदर अब फ्लो होगा और कहां पे पहुंचेगा, टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द सिंक, और फिर उसमें ये ऑपोजिटली सीव एलिमेंट से फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से फ्रूट सेल की तरफ ये मूवमेंट हो जाएगी। तो इसमें हमने शुगर के मॉलिक्यूल की जो मेसोफिल टू सीव एलिमेंट है इसको डिस्कस किया। अगर हम इस जो ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए एक एमसीक्यू देखें तो दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, चार्ली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड डेल्टा ऑस्मोसिस। तो यहां पे हमने जैसे कहा कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो कंपेनियन सेल टू फ्रूट सेल, ये इस रेफरेंस से ये बात जो है वो मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये प्रोसेस हो रहा होगा। जैसे जो वाटर की मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के जरिए है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। अब जिस वक्त मेसोफिल सेल से सीव एलिमेंट तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंच गया, तो उसके बाद इस मटेरियल को सीव एलिमेंट से फ्रूट सेल की तरफ ले जाने के लिए जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा इसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात करते हैं तो सबसे पहले मेसोफिल से सीव एलिमेंट तक यानी कि सोर्स टुवर्ड्स द फ्लोएम और फिर फ्लोएम से टुवर्ड्स द सिंक, ये एक पूरा वो स्केच है जिसमें सोर्स टू सिंक मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट की ट्रांसलोकेशन को कंसीडर किया जाता है। इसमें अब कौन कौन से इवेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लीफ के अंदर जो कि सोर्स है उसके अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है शुगर को और यूटिलाइज किया जाता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। जितनी शुगर या ग्लूकोज जो बनी थी उसको यूटिलाइज कर लिया गया और जो रिमेनिंग है उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है टुवर्ड्स द फ्लोएम। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई थी, उसमें जितनी यूटिलाइज हो गई इट्स ओके, और जो रिमेनिंग है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा और फ्लोएम की तरफ ट्रांसलोकेट किया जाएगा। अब फ्लोएम में जैसा कि हम जानते हैं कि मैनी सीव ट्यूब्स मौजूद होती हैं, इस तरह से पार्शली पोरस स्ट्रक्चर होता है और इस पोरस स्ट्रक्चर में से जो मूवमेंट है वो हो रही होती है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट की और वाटर की। तो यहां पे जो पहला पॉइंट हमने कहा मैन्युफैक्चर होगा, यूटिलाइज होगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ऑर्गेनिक सॉल्यूट। सेकेंडली ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द फ्लोएम। अब जैसे ही फ्लोएम में मटेरियल आया तो यहां पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ गई। इसका मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। उस सॉल्यूट पोटेंशियल को मैनेज करने के लिए जो जाइलम है उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लोएम की तरफ आएंगे, मतलब वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ वाटर मूव करेगा और इस मूवमेंट की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल को मैनेज किया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिस वक्त इस सीव एलिमेंट्स के अंदर जो मटेरियल है सॉल्यूट और वाटर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली फ्लोएम सीव एलिमेंट से सिंक की तरफ मूवमेंट की जाएगी, किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्यूट की। दैट विल बी द फोर्थ पॉइंट। और जैसे ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन सिंक में या फ्रूट में बढ़ेगी तो अल्टीमेटली
क्या होगा, वहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल अगेन राइज कर गया और उसको मैनेज करने के लिए वाटर जो है वो भी मूव करेगा टुवर्ड्स द सिंक। अब सिंक के एरिया में वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया और इसी तरह से जो सोर्स के करीब फ्लोएम का एरिया था वहां पे राइज कर गया। तो इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो सिक्स्थ पॉइंट आएगा जिसमें हम कहेंगे कि ये जो मूवमेंट है सॉल्यूट की और वाटर की फ्रॉम हायर कंडीशन हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको नंबर दिया जाएगा 6। तो ये जो 6 इवेंट हमारे इस डायग्राम के कैप्शन में उसको डिटेल में डिस्कस किया गया, हमें इसके की इवेंट्स पता होने चाहिए कि कहां कहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है और उसके इवेंट्स की जो सीक्वेंस है वो क्या है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम फ्लोएम के अंदर बात करते हैं जो कि सैप फ्लो कर रहा, जो फ्लूइड जिसमें सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है एंड वाटर है, तो जब इसकी कंपोजिशन को ऑब्जर्व किया गया तो एक्चुअली एफिड से जो सक करता है फ्लोएम सैप को, उसकी जो सिक्रीशंस हैं उसमें हनी ड्यू को, ये एक येलो बॉक्स इंफॉर्मेशन है जिसमें ये बात की गई कि हनी ड्यू उसको कहा जाता है जो कि सिक्रीशन ऑफ द एफिड है जो कि उसने फ्लोएम सैप से सक किया था। यहां पे ये बात गौर से बताई गई, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी गई कि फ्लोएम के अंदर जो सैप है उसमें सुक्रोज की और नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन की गई। तो इससे हम फ्लोएम सैप के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिटरमिन कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट की हो रही है उसमें मेजर कांस्टेंट क्या है, तो मेजर कांस्टेंट ऑफ हनी ड्यू वाज सुक्रोज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुक्रोज इज एक्चुअली ट्रांसलोकेटेड एज ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द सिंक। ये पॉइंट जब हमने क्लियर किया तो अब पूरे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए जो प्रेशर फ्लो थ्योरी ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए और इससे पहले जो हमने वाटर की मूवमेंट के लिए बात पढ़ी, इन दोनों को अगर मैं समराइज करूं तो जो वाटर मूवमेंट हो रही थी रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेकिन जो सोर्स टू सिंक मूवमेंट है ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। ये हमेशा डिपेंड किस पे करेगी, लोकेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोकेशन ऑफ द सिंक। वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है डजंट मैटर, उसमें सोर्स टू सिंक मूवमेंट जो है वो इसको देखा जा रहा होगा। तो यहां पे हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि वाटर की मूवमेंट और सॉल्यूट की मूवमेंट जो है वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए रिस्पेक्टिवली हो रही होती है। ये तो सारा प्रोसेस था जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखा, लेकिन हमारा यूएचएस का एक सब टॉपिक जो कि जीरोफाइट्स भी दिया गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, उसको देखिए। तो जीरोफाइट एक्चुअली प्लांट की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ nature of the situation in which plant is present on the basis of availability of water। हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। हमारे सिलेबस का हिस्सा जीरोफाइट है, तो मैं जीरोफाइट को एक्सप्लेन करते हुए हाइड्रोफाइट और मीजोफाइट से कुछ इनके जो डिफरेंस है उसको भी मेंशन करूंगा। जैसे डेफिनेशन देखें तो कहा गया जीरोफाइट लिविंग इन सीवियरली ड्राई कंडीशन, लेकिन आप जानते हैं कि मीजोफाइट मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं और हाइड्रोफाइट अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखिए तो ड्राई होता है और मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसमें मीजोफाइट में देखें तो मॉडरेट अवेलेबिलिटी है और हाइड्रोफाइट में अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर कंसीडर किया जाता है। इसको थ्रेट देखें तो लेस सप्लाई एंड मोर लॉस ऑफ वाटर, जिस वजह से ट्रांसपायरेशनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और प्लांट के विल्ट करने और मुरझा जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट में और मीजोफाइट में ये कंसिक्वेंस जो है वो कम होता जाता है। हाइड्रोफाइट में मिनिमम होता है, मीजोफाइट में कुछ हद तक ये थ्रेट होता है और जीरोफाइट में ये थ्रेट मैक्सिमम होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज ये क्या करते हैं, ये वाटर स्टोर करना शुरू कर देते हैं पर्टिकुलरली इन देयर स्टेम और उसके साथ साथ
वाटर लॉस को यानी कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं, उसके लिए अडॉप्टेशन क्या करते हैं, थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दूसरे नंबर पे स्मॉल और थिक लीव्स हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज कर जाए। इनमें जो स्टोमेटा है ये संकन होते हैं, इन द डिप्रेशन होते हैं इन लोअर एपिडर्मिस। एक तो पहले नंबर पे लोअर एपिडर्मिस पे आए और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन में आ गए। इस दोनों प्रोसेस के जरिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज किया जाएगा। लोअर सरफेस पे आएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम इफेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे जब संकन होंगे तो विंड जो है उसका इफेक्ट कम होगा और अल्टीमेटली दोनों फैक्टर जो हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को जो बढ़ाते हैं वो इस पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे देखिए तो फोटोसिंथेटिक स्टेम बना लेते हैं जिसमें लीव्स को शेड कर देते हैं। जैसे आप कैक्टस देखें तो उनके जो स्टेम है वो भी ग्रीन होते हैं। वो ग्रीन स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और उसके साथ साथ वो वाटर स्टोरेज के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं कि जिस वक्त ड्राई सीजन आएगा तो उस वक्त सर्वाइवल के लिए अपने पास ही वाटर मौजूद हो। इसके साथ साथ वाटर स्टोरेज जैसे मैंने बात की, और एग्जांपल में कैक्टस है एंड यूफोर्बिया। यहां पे हमें अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ जीरोफाइट। तो हमें 3 एग्जांपल जो है वो हाइड्रोफाइट या मीजोफाइट की दे दी जाती हैं और एक एग्जांपल कैक्टस या यूफोर्बिया जो हमारी बुक में 2 मेंशन है। इन दोनों एग्जांपल से जो है वो हमें चूज करना होता है कि जीरोफाइट कौन सा है गिवन प्लांट्स में से। यहां तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कहता रहा कि हमारा लेक्चर जो है ये एक मिनिमम इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जिसमें आप आपकी बुक में दी गई ग्लॉसरीज, डायग्राम के नीचे दिए गए कैप्शंस और उसके साथ साथ जो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का टॉपिक आज हमने पर्टिकुलरली पढ़ा है, इसके साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जो कि डायरेक्टली तो यूएचएस के कंटेंट्स में नहीं दिए गए लेकिन उसके साथ रिलेट करते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन में हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एविल, तो उसके आपको लॉजिक या जस्टिफिकेशन पता होनी चाहिए कि वो नेसेसरी एविल क्यों है और उसमें प्लांट कौन सी अडॉप्टेशन करता है। इसी तरह से फ्लोएम सैप की कंपोजिशन, तो ट्रांसलोकेशन की बात तो की गई लेकिन कंपोजिशन का डायरेक्ट कंटेंट नहीं है, तो इसलिए रिलेटेड जो इस हैं उनको भी लाजमी रीड कीजिए ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू या ऑप्शन हो तो उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें और